हेलो बच्चों, स्वागत है आपका निशान सर क्लासेस पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही मेहनत के साथ कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1.2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में थ्योरम 1.2 बहुत काम आती है, तो सबसे पहले हम थ्योरम 1.2 को समझेंगे। हर क्वेश्चन में आपको 1.2 थ्योरम काम में आएगी, तो सबसे पहले हम थ्योरम को समझते हैं, थ्योरम क्या कहती है। तो समय बर्बाद न करते हुए हम श्री गणेश करते हैं क्लास का। आइए देखते हैं क्या कह रही है थ्योरम। थ्योरम कह रही है, मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है। आप अभाज्य संख्याएं जानते हो, तो सबसे पहले हमें ये मान लेना है कि पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। थ्योरम क्या कहती है लाडलो, पी एक अभाज्य संख्या है और पी अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, यानी पी अगर ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो पक्की बात है पी किसको भी विभाजित करती होगी, ए को भी विभाजित करती होगी। सबसे पहले थ्योरम कहना क्या चाहती है, हम उसके अर्थ की बात करते हैं, उसके बाद हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। तो चलो, जैसे कि मैं कोई भी अभाज्य संख्या ले लेता हूं पी के स्थान पर। जैसे कि मैंने एक अभाज्य संख्या 2 ले ली। अगर अभाज्य संख्या पी किसी पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, मैं किसी भी संख्या का स्क्वायर ले लेता हूं। जैसे कि मैं 6 का स्क्वायर ले लेता हूं। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो क्या 2 36 को विभाजित करता है? क्या करता है? यानी कि हम ऐसा समझेंगे, 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 36 को विभाजित करता है, तो 2 6 को भी विभाजित करेगा। क्या कर रहा है? क्या 2 6 को भी विभाजित? बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, 36 एक अभाज्य संख्या हमने ली 3। 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी 36 को विभाजित करती है कि नहीं करती? करती है। यानी 3 6 के स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि 3 6 को भी विभाजित करेगी। सही बात है सर, 3 6 को भी विभाजित करेगी। इसके अलावा क्या कोई ऐसी अभाज्य संख्या है क्या जो 6 के स्क्वायर को विभाजित करती हो 36 को? नहीं है सर। यानी कि, और यही बात तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय भी कहती है। क्या कहती है? कि जैसे 36 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए तो वो आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यानी कि इसका अर्थ ये है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय होने का क्या मतलब है? यानी कि ऐसी और कोई भी भाज्य संख्या नहीं होगी इनके अलावा। अगर आपने 36 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 नजर आ रहा है, यानी कि 2 और 3 के अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं होगी जो किसको विभाजित करती हो? 36 को विभाजित करती हो। ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये अद्वितीय होंगे, इनके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या 36 को विभाजित नहीं करेगी। 2 और 3 के अलावा कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं होगी जो किसको विभाजित करती हो? 36 को विभाजित करती हो। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। माना कि 2 एक अभाज्य संख्या है और ये 4 का स्क्वायर को विभाजित करती है 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्या 2 16 को विभाजित करती है? क्या करती है? क्या 2 अभाज्य संख्या है? क्या है सर? तो ये पक्की बात है, 2 4 को भी विभाजित करेगी, करती है सर। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 7 का स्क्वायर ले लेते हैं 49 ले लेते हैं। क्या 7 एक अभाज्य संख्या है? क्या है सर? क्या 7 49 को विभाजित करती है? क्या करती है? तो 7 7 को भी विभाजित करेगी। सही बात है सर, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को, यानी कोई भी अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो अभाज्य संख्या ए को भी विभाजित करेगी। ये थ्योरम हमने समझ लिए। अब हम थ्योरम का प्रूफ देखेंगे कि थ्योरम का प्रूफ कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ हालांकि एग्जाम में बहुत कम चांस है कि आपसे पूछा जाए, पर हम बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि हमारे एग्जाम में एक भी नंबर कटे हमारी गलती से, पढ़ने की वजह से, है ना। तो देखो, मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है, उसने कहा है, और पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी ए को भी विभाजित करेगी ऐसा पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पी के अभाज्य गुणनखंड मान लेते हैं। माना, या सॉरी, ए के अभाज्य गुणनखंड मान लेते हैं। माना ए के अभाज्य गुणनखंड निम्न प्रकार है। हम मान लेते हैं ए के अभाज्य गुणनखंड मैंने मान लिए P1 गुणा P2 गुणा P3 डैश 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 Pn। सर ये P क्यों माना? तो देखो, P का मतलब होता है प्राइम नंबर। अब हमारे पास इधर संख्या होती तो हम अभाज्य गुणनखंड संख्याओं में मानते, लेकिन अब हमारे पास इधर संख्या नहीं है। क्या है? कोई ए है। अब हमें नहीं पता ए कौन सी संख्या है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे मान लेंगे? P1 गुणा P2 गुणा P3
डेश डेश Pn मान लेंगे, ठीक है। जहां P1 P2 P3 Pn क्या है, अभाज्य संख्या है। चलो ये भी लिख लेते हैं, जहां P1 P2 P3 व P1 P2 P3 ऐसे करते करते Pn तक सभी क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। यहां से आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या कि अगर मैंने a को ऐसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया P1 P2 Pn तक, यानी इसके n अभाज्य गुणनखंड हो गए। इनके अलावा, इन अभाज्य गुणनखंडों के अलावा, ऐसी इन अभाज्य संख्याओं के अलावा ऐसी कोई अभाज्य संख्या, इनके अलावा कोई और अभाज्य संख्या ऐसी नहीं होगी जो किसको विभाजित करती हो, a को। बात समझ में? कौन कहता है ऐसा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि a के जो अभाज्य गुणनखंड है जो आपने लिखे हैं, तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। इसमें किसी भी और अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, है ना। चलो वो तो आगे की बात है। क्या आप a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हो क्या? हमने कल की क्लास में सीखा था, सर अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है तो 6 के स्क्वायर यानी कि 36 होता है। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिखते हैं, 2 की घात 2, 3 की घात 2। इधर 6 का स्क्वायर हुआ तो इधर भी गुणनखंडों का हमने, अभाज्य गुणनखंडों का हमने स्क्वायर कर दिया। और आप जब इसे निकालते हो ऐसे करके, तो भी मैंने निकाल के बताया था, यही आता है। देखो क्या अभाज्य गुणनखंड वही आए क्या, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, है ना। 2 बार गुणा में है और 3 भी 2 बार गुणा में है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं 6 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड लिखो, तो आप क्या करोगे, सीधा 2 की घात 3 और 3 की घात 3, यानी कि 6 के अभाज्य गुणनखंड पता है तो 6 की किसी भी घात के अभाज्य गुणनखंड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हमने, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हमने a के अभाज्य गुणनखंड ये मान लिए, तो क्या मैं a स्क्वायर के भी अभाज्य गुणनखंड लिख सकता हूं क्या? अतः a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड लिख सकता हूं क्या? डायरेक्ट लिख सकते हैं सर। a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, डैश डैश Pn स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, मान लिया a के अभाज्य गुणनखंड ये है, तो a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हमें दिया है कि p भी एक अभाज्य संख्या है। क्या p एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसे विभाजित करती है, a स्क्वायर को। अगर p एक अभाज्य संख्या है और वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो सुनना, लेकिन यहां पे a स्क्वायर को विभाजित करने वाली धरती पर जितनी भी अभाज्य संख्याएं सब यहां पे आ गई। इनके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित नहीं कर सकती। इनके अलावा, इनके अलावा कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं होगी जो a स्क्वायर को विभाजित करे, क्योंकि a स्क्वायर के आपने अभाज्य गुणनखंड लिखे, तो ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहती है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अतः इनके अलावा ऐसा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा जो किसको विभाजित करता हो, a स्क्वायर को विभाजित करता हो। लेकिन हमें तो दे रखा है कि p एक अभाज्य संख्या है, वो a स्क्वायर को भी विभाजित करती है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जो p है वो p या तो p1 के बराबर होगा, या p2 के बराबर होगा, p3 के बराबर होगा, या pn के बराबर होगा। इन्हीं में से कोई एक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके अलावा, इन अभाज्य गुणनखंडों के अलावा धरती पर कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं होगी जो a स्क्वायर को विभाजित करे। क्योंकि किसी भी भाज्य संख्या को जब आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हो तो अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं आगे, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, जो a स्क्वायर को विभाजित करती है। अब p अभाज्य संख्या भी है, a स्क्वायर को विभाजित भी कर रही है, अतः p a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। अतः p a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। परंतु a स्क्वायर के सारे अभाज्य गुणनखंड तो ये लिखे हुए हैं, p1 p2 p3 और pn। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि सर इनके अलावा और कोई भी अभाज्य गुणनखंड a स्क्वायर का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अद्वितीय होते हैं। फिर ये क्या है, तो इसका क्या अर्थ है कि सर ये p जो है इन्हीं में से कोई एक होगा। अतः हम लिखते हैं, अतः
अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम क्या कह सकते हैं? अद्वितीयता से हम कह सकते हैं कि P1 P2 P3 Pn में से ही एक होगा कि नहीं होगा? P क्या है? या तो P1 के बराबर होगा, या P2 या P3 या Pn, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब चूंकि A किसके बराबर है? चूंकि A बराबर है P1 P2 P3 Pn, P1 गुणा P2 गुणा P3 गुणा डैश 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 Pn, A के अभाज्य गुणनखंड ये है। तो अगर P1 P2 P3 Pn में से कोई एक है तो P A के अभाज्य गुणनखंडों में भी होगा, इनमें से एक होगा। भाई इनकी बात करूं या इनकी बात करूं, एक ही बात है, दोनों है तो एक ही। तो अगर P इनमें से कोई एक होगा मतलब P इनमें से कोई एक होगा, यानी कि P A के अभाज्य गुणनखंडों में होगा कि नहीं होगा? और अगर P A के अभाज्य गुणनखंडों में है तो P A को भी विभाजित करता होगा। बोलो, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो देखो P है, अब चूंकि P में से एक है और इनमें से एक है और A जो है उनमें, या फिर ऐसा नहीं लिख के आप ऐसा लिख सकते हो, P इनमें से एक है, अतः P A का भी एक, बताओ P इनमें से एक होगा तो A का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? अतः P A का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अतः P A को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? और ये प्रूफ हो सकता है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इतना ना हो, लेकिन इस प्रूफ से, इस स्टेटमेंट से, ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। तो चलो एक बार फिर मैं थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता हूं। P अगर कोई एक अभाज्य संख्या है और वो किस A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P किसको भी विभाजित करती होगी लाडलो? A को भी विभाजित करती होगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस वाली एक्सरसाइज 1.2 से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना तय है और सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के। सबसे मजे की बात यह है, एक क्वेश्चन पढ़ लिया अगर अच्छे से तो सारे क्वेश्चन एक जैसे, यानी 1.2 एक्सरसाइज बहुत छोटी एक्सरसाइज है, केवल एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। हालांकि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, तो एक टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो दूसरे टाइप के तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये सिद्ध करने से पहले हमें 3 बातें आनी चाहिए। तो 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जो अभी जस्ट हमने थ्योरम पढ़ी, थ्योरम 1.2, वो हमें पता होनी चाहिए। थ्योरम 1.2 क्या कहती है? P कोई भी एक संख्या है, बस वो अभाज्य होनी चाहिए। P अगर एक अभाज्य संख्या है और वो किसी संख्या A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P जो है वो A को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा हमें सहअभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? हालांकि आप सब लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे उदाहरण दे देता हूं एक बार। जैसे मैं 14 और 15 लेता हूं, तो ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं। बोले सर आपको कैसे पता? तो देखो, क्या 14 का भाग 15 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। क्या 15 का भाग 14 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। और सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? कि ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे को विभाजित न करती हो, पहली बात। और दूसरी बात कि वो एक के अलावा ऐसी कोई संख्या न हो जो इन दोनों को विभाजित करे, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए
जो 14 और 15 दोनों को विभाजित करे, यानी ऐसी कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो जो दी गई दोनों संख्याओं को क्या करती हो, विभाजित करती हो। एक के अलावा, ध्यान रखना है ना, एक के अलावा। क्या एक के अलावा कोई भी संख्या ऐसी है जो दोनों को एक साथ विभाजित कर दे? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कौन सी संख्याएं कहलाएगी? सअभाज्य संख्या। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि एक के अलावा इन्हें कोई भी और संख्या ऐसी ना हो जो इन दोनों को विभाजित करे। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक के अलावा नहीं, दूसरा नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंडी ना हो, क्या कहलाती है? सभाज्य संख्याएं। दूसरे शब्दों में समझ में आई क्या बात? तो मैं लिखता हूं सभाज्य संख्याएं। सभाज्य संख्याएं। तो सभाज्य संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए? दो संख्याएं सभाज्य होंगी यदि, दो संख्याएं सभाज्य होगी यदि, सअभाज्य होगी यदि। कब सअभाज्य होगी दो संख्याएं? यदि उन दोनों में कोई ऐसी संख्या न हो जो दोनों को विभाजित करती हो एक के अलावा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि उन दोनों का एक के अलावा उन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यदि एक के अतिरिक्त उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, गुणनखंड ना हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई। ये दूसरी बात होगी। अच्छा सर, तीसरी बात क्या हमें पता होनी चाहिए सिद्ध करने से पहले? तो तीसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि अगर संख्या दो किसी संख्या को विभाजित करती है तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं उदाहरण देके समझाता हूं। क्या संख्या 12 है, क्या 12 को 2 विभाजित करता है क्या? बिल्कुल करता है सर। तो 12 को हम 2 गुणा कुछ लिख सकते हैं। कुछ में आपको पता है 6 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्या 12 को 3 विभाजित करता है क्या? करता है। तो फिर 12 को 3 गुणा अन्य संख्या लिखा जा सकता है। अन्य संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे 4 हो जाएगी, यानी 3 गुणा अन्य संख्या लिखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि मैं एक और संख्या लेता हूं 16, तो क्या 16 को 2 विभाजित करता है क्या? करता है। तो हम 16 को 2 गुणा अन्य संख्या में लिख सकते हैं। अन्य संख्या आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि कुछ भी क्या, यहां तो क्या लोगे आप? अन्य संख्या 8 लोगे, तभी तो 16 बनेगा। यानी अगर कोई भी किसी भी संख्या को 2 विभाजित करता है तो उस संख्या को 2 गुणा अन्य संख्या में लिखा जा सकता है। ठीक है, अन्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। इसी बात को अगर मैं ऐसे कहूं, इस बार मैं संख्या न देकर कोई अल्फाबेट दूं, मैं कहूं 2 ए को विभाजित करता है, ए को, इसे उधर लिखते हैं नोट 3 को। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 ए को विभाजित करता है, ए को विभाजित करता है, तो आप क्या कह सकते हो? तो सर 2 ए को विभाजित करता है तो ए को हम 2 गुणा कुछ संख्या लिख सकते हैं, माना कि बी लिख देते हैं। 2 गुणा बी लिख सकते हैं। यहां जहां बी क्या है? जहां बी पूर्णांक है, जहां बी पूर्णांक है, इस पर। यानी कि अगर 2 संख्या ए को विभाजित करता है तो हम ए को 2 गुणा कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी हमें आना चाहिए। अगर कहीं a बराबर 2b जैसा कुछ लिखा है, a को 2 गुणा कुछ लिखा गया है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो 2 है वो a को विभाजित करता है। बात समझ में आएगी? अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं कि p² बराबर 2q², यानी p² को 2 गुणा कुछ लिख दिया, अन्य संख्या लिख दी या नहीं लिख दी? 2 इंटू अन्य संख्या,
है ना। पी स्क्वायर को क्या लिखा, 2 गुणा अन्य संख्या, यानी ये संख्या 2 पी स्क्वायर को क्या करती होगी, विभाजित करती होगी। ये संख्या 2 ए को क्या करती होगी, विभाजित करती होगी। बोलो समझ में आएगी बात। अगर आपको ये 3 बातें आती है तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो चलिए हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। सबसे पहले √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम उल्टा मान लेंगे। उल्टा क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि माना √2 अपरिमेय न होकर क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे। फिर एंड में हम सोल्व करके बताएंगे कि हमारा मानना गलत है, विरोधाभास से हम इसे सिद्ध करेंगे, है ना। तो देखो हम प्रूफ लिखते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं। क्या कहते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा हम जानते हैं। परिमेय संख्या तो वो होती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q क्या हो, पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक हो। तो चलो मैं लिखता हूं, अतः दो पूर्णांक p व q इस प्रकार विद्यमान होंगे कि p व q किस प्रकार विद्यमान होंगे, इस प्रकार विद्यमान होंगे कि √2 बराबर p बटा q लिख सकते हो आप, जहां q नॉट इक्वल टू 0 एवं तथा p व q सहभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, अभी कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने ये तो ठीक था कि सर हमने यहाँ पे परिमेय माना तो इसे p बटा q के रूप में लिख दिया, q नॉट इक्वल टू 0, ये तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। लेकिन सर आपने p और q को सहभाज्य क्यों मान लिया, तो उसका रीजन सुनना। क्या 2/3 परिमेय संख्या नहीं है क्या, है सर। क्या 4/6 परिमेय संख्या नहीं है क्या, है सर। दोनों परिमेय संख्या है। अंतर क्या है, तो अंतर सुनना ध्यान से। यहाँ 2 और 3 आपस में नहीं कट रहे हैं, 2 को 3 से नहीं काटा जा सकता, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 आपस में कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं, क्योंकि इनमें एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है। कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ है, 2, तभी तो ये 2 से कट रहा है 2 बार, ये भी 2 से कट रहा है 3 बार, यानी इन दोनों में 2 उभयनिष्ठ है, इसलिए 2 से कट रहा है। दोनों अंश भी 2 से कट रहा है और हर भी 2 से कट रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी परिमेय संख्या लें जो कटे ना, जो क्या नहीं हो, कटे ना। एक तो हम p और q मान रहे हो, कट के कुछ नया ही नंबर बन जाए, हम ऐसा भी नहीं चाहते। तो हमने क्या किया, ये कब नहीं कटेंगे, जब p और q दोनों क्या हो, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सहभाज्य संख्या है। क्योंकि सहभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं होता। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं होता तो कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 था तो ये कट गए थे। बात समझ में आई। तो अतः हम क्या करेंगे, इसे सिद्ध करने के लिए p परिमेय संख्या तो मान के p बटा q तो कर ही दिया, साथ के साथ p और q को क्या मान लेंगे, सहभाज्य संख्या मान लेंगे। चलो अब हम आगे चलते हैं। मुझे √2 कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √2 का वर्ग तो 2 हो गया, p का वर्ग p स्क्वायर, यहां हो जाएगा q स्क्वायर। अच्छा, इसको पक्षांतरण कर दो तो p स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 × q स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी ये वाली बात काम में आएगी। क्या p स्क्वायर को 2 गुना कुछ लिख दिया क्या, 2 गुना अन्य संख्या लिख दिया क्या, लिख दिया। इसका क्या अर्थ होता है, अर्थात ये जो संख्या 2 है ये p स्क्वायर को क्या करती होगी, विभाजित करती होगी। बात समझ में आ गया। नोट 3 याद करो। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः संख्या 2 p स्क्वायर को
विभाजित करती है, विभाजित करती है। अच्छा एक बात बताओ, संख्या दो क्या अभाज्य संख्या नहीं है क्या? है। तो अब दो एक अभाज्य संख्या और ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो दो पी को भी विभाजित करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। कौन सी थ्योरम से? थ्योरम 1.2 से, वो लिखी हुई। यानी कोई दो एक अभाज्य संख्या है जो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो ये दो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी दो किसको भी विभाजित करेगी? पी को भी। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः संख्या दो किसे भी विभाजित करेगी लाडलो? पी को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। एक काम करो, इन्हें समीकरण भी दे दो, इसे एक नाम दे देते हैं और ये इसे दो समीकरण दो नाम दे देते हैं, हमारे काम आएगी आगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आगे चलो। अब उल्टा नोट, जो तीसरा नोट लिखा था वो हमें उल्टा भी ध्यान होना चाहिए। जैसे कि संख्या दो पी को विभाजित करती है। अब संख्या दो अगर पी को विभाजित करती है तो हम पी को क्या लिख सकते हैं? दो गुणा कोई अन्य संख्या। अगर दो पी को विभाजित कर रहा है तो हम पी को क्या लिख सकते हैं? दो गुणा समथिंग, दो गुणा अन्य संख्या। अतः माना पी बराबर दो गुणा कोई भी अन्य संख्या, मान लो क्या माने? ए बी सी, जो आपकी इच्छा हो। मैं दो गुणा, यहाँ पे एक ही काम में हमने लिया नहीं है तो ऐसा करते हैं ए मान लेते हैं। दो गुणा मैंने ए मान लिया, है ना। जहां ए क्या है? जहां ए एक पूर्णांक है। बोलो बात समझ में आएगी? मैंने क्या कहा? अगर ये दो पी को विभाजित कर रहा है तो पी को हम दो गुणा कुछ लिख सकते हैं, तो कुछ की जगह हमने ए मान लिया जहां ए पूर्णांक है। ठीक है, अब इस पी का मान समीकरण एक में रख दो। पी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो जब समीकरण एक में रखोगे तो क्या प्राप्त होगा? देखो, पी की जगह 2a रखना है तो यहाँ 2a का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। इस 2 से ये 4 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो q स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ? 2 इंटू ए स्क्वायर। अब वापस ध्यान दो, वापस नोट 3 की बारी आ रही है। क्या कह रहा है ये कि q स्क्वायर को हम दो गुणा अन्य संख्या यानी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। दो गुणा कुछ लिख दिया कि नहीं लिख दिया? यानी कि हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? संख्या दो q स्क्वायर को क्या करती होगी? विभाजित करती होगी। तो देखो पुनः हम क्या लिख सकते हैं? अतः संख्या दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, संख्या दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। अच्छा, अब वापस यहां से क्या पता लग रहा है आपको? यहां से कुछ पता लग रहा है क्या? देखो, संख्या दो एक अभाज्य संख्या है और संख्या दो क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करती है, तो क्या संख्या दो क्यू को विभाजित नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। देखो कौन सी थ्योरम से? थ्योरम 1.2 से। अतः संख्या दो क्यू को भी विभाजित करेगी कि नहीं करेगी रे लाडलो? बिल्कुल करेगी। तो देखो, ये समीकरण 3 नाम दे दो इसे। समीकरण 2 और 3 को अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि संख्या 2 पी को भी विभाजित कर रही है और संख्या 2 क्यू को भी विभाजित कर रही है। क्या कहा मैंने? संख्या 2 पी को भी विभाजित कर रही है और संख्या 2 क्यू को भी विभाजित कर रही है। लेकिन हमने क्या माना था कि पी व क्यू क्या है? सहभाज्य संख्या है। और अगर पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को विभाजित करती हो एक के अलावा। लेकिन यहाँ तो एक के अलावा हमें संख्या 2 मिल गई जो पी को भी विभाजित कर रही है और क्यू को भी विभाजित कर रही है। अतः पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं
नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः अंडर रूट 2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं यहां लिखते हैं, इधर है ना, तो थोड़ी जगह कम है, शॉर्टेज है जगह की, पर ठीक है। हम लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, क्या कह सकते हो, 2 व 3 से हम कह सकते हैं संख्या दो पी व क्यू दोनों को विभाजित करती है, पी व क्यू दोनों को विभाजित करती है, दोनों को विभाजित करती है, विभाजित करती है। अतः दोनों को विभाजित करती है। अतः 2 जो है पी व क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था अगर सहभाज्य है तो हम लिखते हैं अतः संख्या दो पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब अगर 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, इसका क्या अर्थ हुआ कि पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः पी व क्यू सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। और अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। सारे लगभग सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, एक और अन्य टाइप है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, हम अगला अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। एक भी लाइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज लिखेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला क्वेश्चन करते हैं अंडर रूट 5 वाला। चलिए लाडलो, अब हम वैसा ही सेम क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी जस्ट सिद्ध किया अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सेम इसी प्रकार हम अंडर रूट 5 को भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। अंडर रूट 3 को भी हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ तो आ गया होगा। तो देखो अंडर रूट 2 का तो कर लिया ना, अंडर रूट 5 का करेंगे हम। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 का करने के लिए क्या करूं, सबसे पहले मान लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया है ना, संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो क्या लिखोगे, अतः पी व क्यू 2 धनात्मक पूर्णांक, पी व क्यू 2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार होंगे कि, किस प्रकार होंगे बताना। तो इस प्रकार होंगे कि अंडर रूट 5 को आप क्या लिख सकते हो, पी बटा क्यू, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस साथ में और क्या मानते हैं, पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं मानते हैं, तथा पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। सर हमें ये अंडर रूट 5 पसंद नहीं आ रहा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखो क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर तो आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। देखो तो बताओ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर, पक्षांतरण करने पर। अब क्या पी स्क्वायर को 5 गुना अन्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखो, मतलब पी स्क्वायर को
पी स्क्वायर को 5 गुणा अन्य संख्या के रूप में लिखा गया है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 5 है किसको विभाजित करता होगा, पी स्क्वायर को। अतः संख्या पांच पी स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है। इसी प्रकार अब 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 5 पी को भी विभाजित करेगी, थ्योरम 1.2 है ना। अतः संख्या 5 पी को भी विभाजित करेगी। और ये किससे लिखा हमने, थ्योरम 1.2 से, है ना। आगे चलो, अब उल्टा, अगर संख्या 5 पी को विभाजित करती है तो हम पी को 5 गुना अन्य संख्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। हमने देखा, पहले भी देखा था कि जैसे 2 ए को विभाजित करता है तो ए को 2 गुना कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ए को 2 गुना अन्य संख्या लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5 पी को विभाजित करता है तो पी को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना अन्य संख्या। तो देखो, अतः माना क्या मान लो, p बराबर 5, कुछ भी मान लो, 5 b मान लेता हूं इस बार, या फिर a मान लेते हैं, आपने पिछली बार a माना था तो 5 है। जहां a क्या है, जहां a एक पूर्णांक है। तो अब p का मान कहां रख दो, समीकरण, अरे इसे नाम ही नहीं दिया, इसे एक नाम दे दो और इसे क्या नाम दे दो, समीकरण नंबर 2। जहां आप थ्योरम लगाते हो 1.2 वहां भी समीकरण दे दिया करो। अब क्या करें, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो 1 में रखो, p का मान 5 है, p की जगह 5 रख दिया, का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अच्छा, 25 a स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 इंटू ए स्क्वायर हम बोल सकते हैं। अब वापस वही बात, क्या q स्क्वायर को 5 गुना अन्य संख्या के रूप में लिख दिया क्या, अतः हम क्या कह सकते हैं कि 5 किसको विभाजित करता होगा, q स्क्वायर को। अतः संख्या 5 q स्क्वायर को विभाजित करती है। अब पुनः अगर क्या संख्या 5 अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल है सर, अभाज्य संख्या है और ये q स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः संख्या 5 q को भी विभाजित करेगी, थ्योरम 1.2 है ना। अतः संख्या 5 q को भी विभाजित करेगी। ठीक है। अतः इसे समीकरण आप 3 दे दो। अब समीकरण 2 देखो, 5 पी को विभाजित करती, समीकरण 3 क्या कह रही है, 5 क्यू को विभाजित करती। अतः समीकरण 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं कि संख्या 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित करती है। अतः संख्या 5 पी तथा क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ या नहीं हुआ। लेकिन पी और क्यू तो क्या थी, सहभाज्य संख्याएं थी, तो इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए था, है ना। क्या कहा, अगर सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एक के अतिरिक्त तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। अतः पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है ना। वही बातें लिखेंगे। चलो एक काम करता हूं, मैं यहाँ जगह बना लेता हूं, इसे तो समीकरण नंबर 2, यहाँ थोड़ी हम जगह बना लेते हैं। यहाँ तो क्या लिखूं, समीकरण 2 व 3 से हम क्या कह सकते हो, संख्या 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित करती है, दोनों को विभाजित करती है। अतः 5 क्या होगा, पी व क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अतः 5 पी व क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो अतः पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि सहभाज्य होती तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो 5 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो देखो, अतः पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं नहीं है, सहभाज्य संख्याएं
नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। Hence proof। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।